नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और इस शो में हम आज भी बात करेंगे ओमिक्रॉन और कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स की, कितनी तेजी से ये फैल रहा है दुनिया भर में और भारत के भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। और इसी को देखते हुए अलग अलग जगहों पर कई तरह की नई पाबंदियां एक बार फिर से लगाई जा रही हैं। जैसे दिल्ली में ऐलान किया गया है कि जो पहले नाइट कर्फ्यू था वो तो अपनी जगह पर रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार को भी कर्फ्यू होगा, यानी कि दिन का भी कर्फ्यू होगा वीकेंड में, यानी शनिवार और रविवार को। लेकिन मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी है कि अभी जो दिल्ली में मेट्रो है या जो बसें हैं वो अब चलती रहेंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ये जानकारी दी है कि जो डर लोगों को है कि कहीं ऐसा करते करते फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, तो दिल्ली में अभी लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। तो तमाम तरह की जो दूसरी पाबंदियां हैं या जो दूसरे हम लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है वो अपनी जगह पर हैं। जैसे मास्क लगाना, तमाम पब्लिक प्लेसेस में सफर करते वक्त मास्क लगाना जो है वो अनिवार्य है, तो मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें। लेकिन एक बात तमाम जगहों से नजर आ रही है कि जितने भी बाजार हैं, जितनी भी सड़कें हैं वो अभी भी भरी हुई हैं और ऐसा लगता है कि लोगों में डर बहुत कम है। हालांकि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ये जो नया वेरिएंट है वो खास करके बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस समय गोवा की, और ये गोवा में देखिए कि किस कदर भीड़ है। उससे पहले हमने क्रिसमस के दौरान आपको वो पार्क स्ट्रीट की तस्वीर कोलकाता की वायरल हुई थी कि कैसी भीड़ थी। गोवा में तो लोग पहुंचे हुए छुट्टी मनाने। ये दिल्ली के बाजारों की तस्वीर है, ये सरोजनी नगर मार्केट है जिसकी तस्वीर अक्सर आ रही है कि यहां पे काफी भीड़ है। ये तमाम बाजार ऐसे हैं जहां पे भीड़ भाड़ होती है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब जिस तरह से बीमारी एक बार फिर से फैल रही है, लोग हिचकिचाएंगे, लोग कम निकलेंगे। लेकिन 2 साल लगभग हो गया है, लोग भी शायद ऐसा लगता है कि परेशान है तमाम पाबंदियों से और डर भी कम है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाजारों में अभी भी नजर आ रहे हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम में आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन मेदांता, और डॉक्टर DS राणा गंगाराम अस्पताल से। दोनों डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ बल्कि कॉलर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं। पहली कॉलर नायब हैदर हैं दिल्ली से। नायब, हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। ओमिक्रॉन या कोरोना के जो दूसरे वेरिएंट्स हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उससे जुड़ी किसी भी तरह के सवाल आपके हैं या आपके पास आप कोई असमंजस में है, पूछने चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नायब, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से मैं नायब हैदर बोल रहा हूँ जी। मैं नायब हैदर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, पूछिए सवाल अपना। जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि क्या हमारे मास्क से तो हो रहा है, क्या हमारे आंखों से इंफेक्शन फैल सकता है? आंखों से इंफेक्शन फैल सकता है, यानी आप में से कोई जवाब देना चाहेंगे इस सवाल का? क्योंकि कहा जाता है कि हाथ साफ रखें आप अपना, और मना किया गया था पहले भी कि आप ज्यादा अपने चेहरे को ना छुएं। डॉक्टर नरेश त्रेहान, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, तो ये सही बात है कि जो हम आज जानते हैं कि जो वायरस जाता है आपके नोज और माउथ के अंदर से सबसे ज्यादा जाता है। दूसरा, आंखों में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। वैसे तो अभी तक कोई ज्यादा प्रूफ नहीं मिला इस बात का कि आंखों के थ्रू कोई एंट्री होती है जो डेंजरस हो, पर यह जरूर है कि अगर जो आपके हाथ के ऊपर कोई बहुत सारा वायरल लोड हो और आप आंखों को हाथ लगाएंगे या मलेंगे तो जरूर वायरस की एंट्री हो सकती है आपकी बॉडी। तो इसीलिए ये लापरवाही जब हम कहते हैं कि जिसके हाथ साफ रखें, सैनिटाइज रखें, हैंड वॉशिंग करें, इसको अभी भी, इस एहतियात को अभी भी करना है। क्योंकि पता नहीं ये जो नया वेरिएंट आया है इसने अपना पूरा रूप अभी प्रकट नहीं किया है। ये पता लगा है कि और देशों के हिसाब से कि हमें ये फैलता बहुत जल्दी है और लगता ऐसा है कि ये माइल्ड है। तो इसीलिए हमें सतर्क उतना ही रहना है जितना हम पहले थे। जी हाँ, क्योंकि अगर जो आप माइल्ड भी लगेगा तो इतना फैलेगा कि आपकी सारी फैमिली को लपेट लेगा। जी हाँ, तो इसीलिए
सावधानी वैसी की वैसे ही रखनी है और आंखों में हाथ नहीं लगाना है, अपने हाथ साफ रखने हैं और मास्क सारा टाइम पहनना है जब आप घर से बाहर जाएं। जी, सावधानी बरतनी है, सतर्कता बनाए रखें अपना। ये जो नया वेरिएंट है वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, संक्रमण तेजी से फैलता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, विजय कुमार दिल्ली से ही हैं। विजय, आपका सवाल क्या है? सर, आई एम विजय कुमार फ्रॉम लाजपत नगर, दिल्ली स्पीकिंग। जी, बताइए सवाल। आई एम हैविंग 2 क्वेश्चंस। वन इज, विजय जी आप हिंदी में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, क्या ये नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं इसके पीछे क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? ठीक है, और दूसरा सवाल? दूसरा, हम कोल्ड और कोविड में कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ठीक है, डॉक्टर राणा आप इस सवाल का जवाब देंगे। जो एक सवाल इन्होंने पूछा है ये बहुत लोगों के मन में है, क्योंकि फ्लू का सीजन है और बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम हल्का बुखार वैसे भी हो रहा है। तो ये कोविड है, ये ओमिक्रॉन है, या ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है? ये कैसे फर्क कर पाएंगे लोग? इनका जवाब ये है कि सारे जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं इनकी बीमारियां आमतौर पर सर्दियों में होती हैं, और ये भी जरूरी है कि जो ये भी वायरस ही है और रेस्पिरेटरी वायरस है भी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही प्रॉब्लम होती है, तो मोस्टली उसके सिम्टम वैसे होते हैं जैसे खांसी जुकाम के होते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। स्पेशली जो ओमिक्रॉन है वो तो बिल्कुल ही जैसे कॉमन कोल्ड की तरह ही उसके सिम्टम है। कईयों को माइल्ड डिजीज होगी, किसी को कोई बुखार हो सकता है, किसी को सिर दर्द जिसमें दर्दें होती हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर इस वक्त यही है कि सिंपल टेस्ट करके देखना चाहिए कि, और टेस्ट ही और सिस्टम एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम है जिससे पता कर सकते हैं कि ये कॉमन कोल्ड है या कोविड है। और कोई जो ऐसे कुछ सिम्टम ऐसे नहीं कि नहीं ये सिम्टम है तो डेफिनेटली ये तो कोविड नहीं है, या क्योंकि ओमिक्रॉन में कई लोग सिम्टोमेटिक भी आ रहे हैं और कई लोगों को सर्दी जुकाम जैसा मामूली जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण वो ही हो रहे हैं। तो वैसे लोग अगर टेस्ट ना भी कराएं और लगे कि सर्दी जुकाम है और अगर वो घर में रहें और ठीक हो जाएं अपने आप, ऐसे भी मामले आ रहे हैं। ऐसे ही आएंगे नजमा जी, ऐसे मामले तो बहुत से लोगों को खांसी जुकाम हो जो टेस्ट कराएंगे भी नहीं, वो उनको कोविड डिजीज हो सकती है जी। पर यदि कोई जानना चाहता है कि मुझे कोविड है नहीं है तो श्योर शॉर्ट मेथड तो सिर्फ टेस्ट कराना है। ठीक है, और जी हमारे साथ एक सवाल और उन्होंने पूछा था, इसमें आप आगे जवाब दे सकते हैं कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस का इसमें कोई हाथ है। पर एक और कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपेंद्र श्रीवास्तव बिहार के सासाराम से कॉल कर रहे हैं। दीपेंद्र, अपना सवाल पूछिए। मेरा 2 सवाल है जी। पहला सवाल है, कोवैक्सीन का वैलिडिटी क्या 6 महीना ही है? और दूसरा सवाल है कि हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती हो रहे हैं जी, और जो लोग की मृत्यु हो रही है वो 2 डोज लेने वालों का ज्यादा हो रही है। ठीक है, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर राणा, आप में से कोई भी, डॉक्टर त्रेहान अगर आप बताना चाहें, ये जो अपने जो आसपास देख रहे हैं उस हिसाब से ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक तो कोवैक्सीन या मेरे ख्याल से कोई भी जो दूसरी वैक्सीन है उनसे जो इम्यूनिटी बनती है वो कितने समय तक रहती है, और 2 डोज लिए हुए भी लोग ऐसे बता रहे हैं ये कि अस्पताल में पहुंचे हैं और मृत्यु भी हुई है। भैया आपने सवाल तो अच्छा पूछा, पर ये इसका एक पहले का जवाब तो ये है कि ये देखा गया है कि जो मेजर हम करते हैं एज कि क्या कितनी इम्यूनिटी है किसी के शख्स के बॉडी में, हम एंटीबॉडीज देखते हैं। ये देखा गया है कि 6 महीने के बाद, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो अमेरिका में जो है या यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, सबकी जो एंटीबॉडी काउंट्स हैं बहुत ज्यादा तादाद से कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि शायद इम्यूनिटी खत्म हो रही है क्योंकि एंटीबॉडीज कम हो गए। पर बॉडी के अंदर एक और भी एलिमेंट होता है जिसको हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं, उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है और उसका पता भी नहीं लगेगा आज के टेस्ट से कि वो आपकी बॉडी में है कि नहीं। तो इसी को सोचते हुए कि एक हमारे पास जो रिलायबल टेस्ट है वो है एंटीबॉडी, उसको देखते हुए कि कमी हो रही है, हम ये गवर्नमेंट ने भी अब डिसाइड किया है कि ये बूस्टर डोज दिया जाए, कि इम्यूनिटी को एक्सटेंड किया जाए। ये सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है
चाहे कोई भी वैक्सीन लगी हो, हर कंट्री ने बूस्टर डोज शुरू कर दिया है जी। तो इसीलिए ये आपकी बात सही है कि 6 महीने के बाद सब वैक्सीन में कमी आएगी एंटीबॉडीज की। दूसरा जो वो दूसरा सवाल पूछ रहे थे जी, दूसरा सवाल ये था कि आपने जैसे बताया कि सेल्यूलर लेवल पे इम्यूनिटी बनती है, उनका सवाल ये था कि डबल डोज वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें भी मृत्यु, बल्कि वो तो ये पूछ रहे थे कि उनमें ज्यादा देख रहे हैं वो और सुन रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है। ये कतई सच नहीं है। जिन लोगों को दोनों डोज लगे हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि उनको होता भी है, अगर जो जरूर कुछ % लोगों को होगा, पर उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनमें से हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम है और मृत्यु तो ऑलमोस्ट रेयर है। तो इसीलिए ये तो स्पष्ट हो गया कि 2 डोज वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देते हैं, लोगों की लाइफ बचती है, और किसी को भी अगर जो ये शुबा है कि भाई वैक्सीन लगवाओ कि नहीं, वो अब बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। 140 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं निकला, और अब तो बच्चों के ऊपर भी टीकाकरण शुरू हो गया है, और आज के दिन तक कम से कम 7-8 लाख बच्चों को लग चुका है टीका। जी हाँ, और उसमें भी कोई ऐसा वो नहीं आया है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वैक्सीन से नुकसान होता है। जी, तो कई लोग इससे जुड़े सवाल कल भी पूछ रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों को सेकंड डोज लेने के बाद कुछ समस्या आई थी। और अभी हमारे साथ एक और कॉलर है, अजीत सिंह, जो वाराणसी से हैं। अजीत, आपका सवाल भी शायद डोजेस से ही जुड़ा हुआ है, डबल डोज से। कल एक किसी ने पूछा था कि उन्हें कुछ बीमारी है, शायद शुगर, तो उन्हें डबल डोज लेना चाहिए या नहीं। आपका सवाल क्या है अजीत? मैडम नमस्ते। डॉक्टर नमस्ते। जी नमस्ते। मैडम कह रहे थे कि दोनों डोज डॉक्टर साहब हम लगवा चुके हैं, हम और हमारी पत्नी, और अस्थमा के भी पेशेंट है, थायराइड के भी पेशेंट है। तो डॉक्टर साहब क्या हम लोगों को बूस्टर डोज जरूरी है या फिर कैसे, और कुछ परहेज वगैरह? अस्थमा और थायराइड की शिकायत है, दोनों डोज ले चुके हैं, बूस्टर डोज लेना चाहिए जब समय आएगा तब शायद। पर क्या इनके केस में कुछ और इन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए डॉक्टर राणा? जिन्होंने डबल डोज लगी है, ये तो बता रही है कि जो 6 महीने बाद तो सबको ही बूस्टर डोज लगनी चाहिए। जब 6 महीने हो जाएंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के, एटलीस्ट 9 महीने बाद तो सरकार ने कहा सबको लगाएंगे। पर अभी तक यही डिक्लेयर किया है जो हाईली ससेप्टेबल लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, जैसे वैसा भी कह रहे हैं कि ब्रोंकोप्लाज्मा की बीमारी है, तो उनको जो भी डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, पर बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अल्टीमेटली इवेंचुअली हर एक आदमी को बूस्टर डोज लगेगी जब हमारे पास वैक्सीन सफिशिएंट होगी, जब सब लोगों को 2 डोज दे चुके होंगे। तो मैं सब अध्ययन में यही स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि वैक्सीन ही एक आपका प्रोटेक्शन है जो मतलब पक्का आपको बचा सकेगा। हम रोज बोलते तो हैं कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर करो, पर आप अभी दृश्य दिखा रहे थे कैसे लोग घूम रहे हैं दिल्ली में भी, सब जगह लोगों में भय बहुत कम रह गया है। इसके कई कारण है, पर ये हम बार बार ये कहते हैं कि जिनको फर्स्ट डोज लगी है वो सेकंड डोज लगाएं, और जिनको सेकंड डोज लग चुकी है, जिनको अभी असर जिनको लगनी चाहिए बूस्टर डोज, वो 10 तारीख के बाद बूस्टर डोज लगवाएं। और जब सबको अलाउड हो जाएगी तो सबको, इनका जो आंसर है वो यही है कि बूस्टर डोज अल्टीमेटली सबको ही लगनी चाहिए, जो तभी वो बूस्टिंग होगी उसकी एंटीबॉडीज की। बूस्टर डोज की जरूरत जब समय आए तो आप अपना बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। जयपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, रणपाल सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न यह है कि हम इस कोरोना के टेस्ट के लिए एक टेस्ट करते हैं RT-PCR, और उस टेस्ट से हम ये अंदाजा, जितने भी ये रूप बदल रहा है कोरोना अपना, तो क्या एक टेस्ट से ही सारी चीज का पता लगा लें? हालांकि जीनोम सीक्वेंस ही है, मगर जब ग्रामीण क्षेत्र जो भारत 60% 70% बसा हुआ है, वहां पर ये सुविधा कहाँ है सर? वहां नहीं है ये सुविधा। मगर इसके लिए एक टेस्ट से या तो ये करें कि हम जागरूकता अभियान चलाएं दवाइयों के बारे में, इसके बारे में। हालांकि टीवी पे इन सब चीजों में, अखबारों में सब हाथ धोने का, ये कर लो वो कर लो। मेरा निवेदन आपसे यह है कि क्या एक टेस्ट से हम दोनों इन तीनों चारों वेरिएंट्स को, अब कल को चौथा आ जाएगा, फिर कैसे पता करेंगे? ये जी यही है।
डॉक्टर त्रेहन, तो ये देखा गया है, हाँ। ये देखा गया है कि ये जो कोविड-19 आया है, ये बहुत ही सतत, मतलब अपनी तरफ से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं एक शख्स में और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उसी दौरान में एक वेरिएंट बन जाता है कईयों में। अब वेरिएंट तो बहुत तरीके के आए, पर जो ओमिक्रॉन आया है जिसके ऊपर 50 वेरिएंट्स एक ही वायरस स्ट्रक्चर पे पड़े, उससे ये जाहिर हुआ कि ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करता है, फैलता बहुत जल्दी। तो हम एक मेजर करते हैं कि अगर जो एक वायरस आया है उसका आरओ फैक्टर क्या होता है। आर नॉट फैक्टर जो डेल्टा था इससे पहले आया था, उसका था कि एक शख्स को अगर जो होगा तो वो 5 से 6 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। इसका जो ओमिक्रॉन आया है, इसका जो आर नॉट फैक्टर है वो उससे 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब अगर जो एक कमरे में 50 जने होंगे और वहां की एयर स्टिल होगी और पूरी सर्कुलेशन नहीं हो रही, तो 50 में से 90% लोगों को लग सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक तरफ से तो हम ये बोल रहे हैं, ये जो दुनिया का एक्सपीरियंस है कि भाई ये थोड़ा माइल्ड लगता है पर फैलेगा जल्दी। दूसरा, बीमारी तो है, आपको आइसोलेट तो करना पड़ेगा 10 से 14 दिन। सो अगर जो ये सारे लोग फैलाते जाएंगे, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तो ये टाइम आएगा, जैसे अमेरिका में ऐसा हुआ है कि सर्विसेज ही बंद हो रही हैं, कि लोग ही नहीं है। अगर जो आप अपने आप को इन्फेक्ट होने दोगे बहुत बड़ी तादाद में, तो सारी जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत तकलीफ में आ जाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको सबसे पहले बूस्टर डोज लगना चाहिए कि उनकी प्रोटेक्शन बढ़ जाए। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये है कैसा, पर इसका जवाब जो आपने मांगा था कि क्योंकि ये इतना जल्दी आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी भी नए नए टेस्ट बना रही है। 5 कंपनीज ने अभी अप्लाई किया है टू द ICMR और DCGI कि हमें परमिशन दी जाए, हमारा जो टेस्ट है वो ओमिक्रॉन को भी समझ लेगा। तो इसीलिए जो आपने बात कही है वो होने वाली है कि आने वाले 2-4 दिन में ये टेस्ट अवेलेबल होगा और आपको भी गाँव में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अभी मौजूदा स्तर पे तो RT-PCR टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं। अब और भी टेस्ट, क्योंकि लोग पुख्ता जानकारी और श्योरिटी के साथ टेस्ट हो पाए। अभी भी कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, पर उसके आगे जब जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है तो पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन है या नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से, आदित्य, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि हम बाहर से सामान लाते हैं तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए हमें, जो घर में सामान लेके आते हैं, स्पेशल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? जी। डॉक्टर राणा, इसका पिछले साल जब ये बहुत ज्यादा फैली थी बीमारी, उस वक्त भी लोग अपने सामान जो बाहर से लाते थे, चाहे वो पार्सल हो चाहे खाने पीने की चीजें हो, वो बाहर छोड़ते थे, धूप में छोड़ते थे, कई घंटे उसके बाद छूते थे। तो अब इसके बारे में क्या पक्की जानकारी है कि सरफेस से ट्रांसमिशन होता है, ये अगर एयरबॉर्न है और फ्लू की तरह भी फैल रहा है, तो क्या आप चीजों को बाहर छोड़ें, सब्जी, फल, इस तरह की चीजें, या कोई सामान आप बाजार से लेते हैं अगर, तो सरफेस टू सरफेस ट्रांसमिशन, इसके बारे में क्या जानकारियां हैं? मेरे ख्याल में जब पहली वेव आई थी तो हम सारे इंक्लूडिंग डॉक्टर्स फलों को धोते थे, बाहर रखते थे, कुछ टच नहीं करते थे। पर हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और कई लोग तो मैं देखा कि फाइलों को हाथ में लगा के 3 दिन फाइल भी साइन करने, 3 दिन के बाद साइन करेंगे फाइल, तो वो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल है। आपको ये है मानवीय सर्विस से बहुत थोड़ी ट्रांसमिशन होती है, इतनी ज्यादा प्रूफ नहीं है कि सर्विस से इतनी ज्यादा ट्रांसमिशन होती है। इसका जो प्रोडोमिनेंट मोड है ट्रांसमिशन का, वो खांसी से या मौत ही है। तो आप तो सर्विस किसी के भी हाथ लगा लो, इवन लोग अपने मास्क को भी हाथ लगाते रहते हैं। तो जरूरी है कि जब भी आप खाना खाएंगे, अपने मुंह को, कान को या आंखों को हाथ लगाएंगे, तो उससे पहले एटलीस्ट 30 सेकंड अपने हाथ सिंपल साबुन से धो लो, या जो सैनिटाइजर है उनसे लगा दिए। तो सैनिटाइजर से बेस्ट होगा कि अपने जो ऑर्डिनरी सोप होता है उससे हाथ धो
और उनको सुखाओ और फिर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, हाथों को साफ रखना जो है वो सबसे ज्यादा, हाँ आप कह रहे हैं हाथों को साफ रखना सबसे ज्यादा अहम है। और अभी भी जो मुख्य तौर पर जिस तरह की बीमारी फैलती है वो खांसी जुकाम के जरिए, यानी कि उससे संक्रमित व्यक्ति जो है वो हवा में भी बीमारी फैलती है। जब इन्फेक्शन तो उससे ज्यादा इन्फेक्शन होता है बजाय इसके कि सरफेस टू सरफेस बीमारी का फैलना। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ दोनों डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने सवालों के साथ। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं 5 की बात और हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना के वेरिएंट्स जैसे ओमिक्रॉन की, जिसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और उसकी वजह से अब कई नई पाबंदियां फिर से शहरों में लगने लगी हैं। अलग अलग देशों में भी ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली में वीकेंड का कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हमारे 2 एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और आप लोग हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस समय हमारे साथ एक कॉलर हैं जो यमुनानगर से कॉल कर रहे हैं, राम कुमार। राम कुमार जी, आपका क्या सवाल है? हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। राम कुमार जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप अपने टेलीविजन सेट को बंद कर दें या उसकी आवाज कम कर दें, फिर आपको अपनी आवाज नहीं आएगी। आप अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल है जो डॉक्टर त्रेहन से है मेरा। पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आप सवाल पूछिए राम कुमार जी। डॉक्टर साहब जैसे मेरी डबल स्टंटिंग हो रखी है मेरे हार्ट में, तो मेरे को उसमें बहुत ज्यादा जो है ना, मेरे को जो वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है। नहीं, वो स्टेंटिंग कब हुई और कब से वीकनेस शुरू हुई, इसका संक्रमण से तो कोई इफेक्ट नहीं है। आप अपनी दवाइयां ये क्लियर करना चाहता हूं इसमें। राम कुमार जी, अगर आप अपने टेलीविजन सेट पे आवाज कम करेंगे तो आप सवाल ठीक से पूछ पाएंगे। आवाज कम करिए। और आपसे पूछा यह जा रहा है कि आपने स्टेंट लगवाए हैं 2 बार, तो कब लगवाए हैं स्टेंट? उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने 2 डोज ली है और उसकी वैक्सीन की, फिर भी आपको कमजोरी लगती है। तो ये वैक्सीन लेने के बाद ही आपको कमजोरी लगने लगी या पहले से ये समस्या है? मेरे जो ना पिछले साल इसमें अप्रैल में जो स्टेंट डला था सेकंड, तो उसके बाद जो है मेरी जो है डबल डोज भी मेरी कंप्लीट है, बट मेरे को वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है। नहीं तो राम कुमार जी, सीधी बात यह है कि आपका चेकअप तो फॉलो अप होता होगा ना। स्टेंट के बाद तो हर 3 महीने बाद अपना चेकअप करवाना है। उससे पता लग जाएगा कि कोई हार्ट में कोई कमी आई है या कोई वैसे वीकनेस है आपको, या क्योंकि संक्रमण, ये जो आपने जो संक्रमण आपको नहीं हुआ तो वीकनेस नहीं होनी चाहिए वायरस की वजह से, बिकॉज वैक्सीन तो 1-2-4 दिन के लिए तो तकलीफ दे सकती है कि रिएक्शन होता है कई बार कि बुखार हो या कुछ हो, पर ऐसा आपको लंबा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वैक्सीन की वजह से। तो अपना चेकअप आप करवाएं प्लीज। आप अपना चेकअप कराएं दोबारा, और हार्ट चेकअप और जो फॉलो अप है वो जरूर है करवाना, क्योंकि अगर स्टेंट लगे हैं तो क्या वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं, और आपका जो हार्ट का चेकअप फॉलो अप है वो जरूरी होगा आपके लिए, तब आपको बेहतर जानकारी हो पाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं, रेखा हैं इस समय हमारे साथ। रेखा, आपका सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, क्वेश्चन मेरा ये है, आजकल ओमिक्रॉन जैसे फैल रहा है, केसेस आ रहे हैं बहुत सारे, बट उसमें ओमिक्रॉन के केसेस काफी कम दिखाई जा रहे हैं। अगर ये लीथल नहीं है तो पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? तो ओमिक्रॉन के केसेस कम इसलिए हैं क्योंकि तमाम सैंपल्स मेरे हिसाब से जो अभी लिए जा रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग हर सैंपल की इतनी ज्यादा अभी नहीं हो पाई है। जितने मामले आपको ओमिक्रॉन के पता चल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इतने केसेस पता चल पाए हैं अब तक ओमिक्रॉन के। लेकिन जो आपका सवाल है कि अगर ओमिक्रॉन जो है बहुत जानलेवा नहीं है तो फिर पाबंदियां क्यों, लॉकडाउन क्यों? डॉक्टर राणा। वो ठीक कह रही हैं कि ओमिक्रॉन तो पाबंदी क्यों है, पर मैडम को ये समझाना है रेखा जी को कि हमारी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है। यदि जैसे इसका संक्रमण है 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा जल्दी फैलता है, तो उतने ही ज्यादा पेशेंट होंगे। आप इमेजिन करो कि जो ससेप्टिबल पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड हो जाती है,
और मान लो कि कमी जो उसकी जो विरुलेंस है, जो उससे बड़ी बीमारी नहीं उसकी 4 गुना कम है, तभी पेशेंट तो उतने हो जाएंगे जितने डेल्टा वेव से थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने सावधानी बरतेंगे तो कम से कम पेशेंट ऐसे हों जो आईसीयू और ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, ताकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन नहीं पड़े। जो पहले वाली हालत जो डेल्टा वेव में होगी वो नहीं हो। तो ये बड़ी सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि 4 गुना ज्यादा फैल रहा है उतने ज्यादा पेशेंट होंगे, 4 गुना कम भी पेशेंट सीरियस हो रहे हैं, मान लो उसमें 2% होते हैं, इसमें 0.5% ही होते हैं, तो भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी वो। तो इसलिए करनी है। बाकी तो जी पॉपुलेशन आबादी बहुत ज्यादा है, अगर इतने ज्यादा लोगों में फैलेगा तो हेल्थ जो व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर भी भार बढ़ता है। तो पाबंदियां इसलिए भी जरूरी हैं ताकि लोग एहतियात बरतें और बीमारी कम लोगों में फैले। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, आर.के. भारद्वाज। आपका सवाल भारद्वाज साहब। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो जी गुड आफ्टरनून, बताएं आप अपना सवाल। सर माय नेम इज आर.के. भारद्वाज मैडम जी। Actually I want to know how will you distinguish between Omicron and common cold and cough? Number 1. Number 2, I have to go to USA in the month of February. Can I go? ओके ऑल राइट। डॉक्टर त्रेहान, ये पहले भी हमने सवाल का जवाब दिया आप में से, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का सवाल है क्योंकि आम सर्दी इन दिनों बहुत ज्यादा फैली हुई है। हो सकता है वो ओमिक्रॉन हो, पर बहुत सारे लोगों को आम सर्दी खांसी होती है, तो कैसे फर्क करें। और दूसरा इनका सवाल है अमेरिका जाने से जुड़ा हुआ, तो मेरे ख्याल से वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सरकार की हैं उसके हिसाब से ही देखना होगा, पर कैसे फर्क करें आम सर्दी खांसी और कोरोना में। तो ये सही बात है आपकी कि आजकल क्योंकि मौसम की वजह से लोगों को, बहुत सारे लोगों को खांसी जुकाम होता है, नॉर्मली भी होता है, पर क्योंकि जो ये संक्रमण बढ़ गया है, जैसे ओमिक्रॉन जो इतनी तेजी से फैल रहा है, तो ये कंफ्यूजन हर एक के दिमाग में आएगी। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है आपको कि अगर जो ऐसा होता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि और फैमिली को ना फैले, क्योंकि अगर जो आपको ओमिक्रॉन होगा तो सारी फैमिली को हो जाएगा। तो उसी टाइम आइसोलेट करें और अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट से जाहिर हो जाएगा कि आपको कोविड है कि नहीं है। जब तक ये नेगेटिव नहीं आएगा तब तक आप अपनी फैमिली से आइसोलेट रहे, सो दैट आप कम्युनिटी में ना फैलाएं, अपनी फैमिली को ना फैलाएं, ये जरूरी है। जी। और जहां सवाल आया आपका अमेरिका जाने का, आपको ध्यान से देखना चाहिए कि अमेरिका में क्या रुख हो रहा है। आज के दिन अमेरिका में जिनकी पॉपुलेशन 350 मिलियन है, 1 मिलियन लोगों को पर डे हो रहा है। तो अगर जो इतनी तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है, तो इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपको इस टाइम शायद ना ट्रैवल करना पड़े। तो जब भी फरवरी आएगी, जब आपका टाइम आएगा, उस टाइम ये डिसीजन आप लेना कि जाना सेफ है कि नहीं। जी हाँ। अब तब तक हिंदुस्तान का भी पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। और जब तक अगर जो पहला सवाल था आपका कि नॉर्मल फ्लू है या ओमिक्रॉन है, कोविड है, कैसे फर्क करें, तो अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो एहतियातन, और आपकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए सोसाइटी समाज की तरफ, अपने परिवार की तरफ, आप अपने आप को आइसोलेट करें और थोड़ा अलग थलग रहें ताकि दूसरे लोगों में ये कम फैले। और अगर आप ठीक हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है। आरती हमारे साथ हैं, एक और कॉलर जुड़ रही हैं इस वक्त। आरती, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर त्रेहान से। मेरा बेटा है, ही इज 26 years, ही हैड द एंजियोप्लास्टी 1.5 साल पहले। तो मैं डॉक्टर त्रेहान से ये जानना चाहती थी कि कार्डियक पेशेंट, और अभी रिसेंटली ही इज बीन टेस्टेड पॉजिटिव, तो मैं जानना चाह रही थी कि कार्डियक पेशेंट्स के लिए कोई स्पेशल केयर की जरूरत है क्या? तो जिन लोगों को स्टेंट लगा है उनको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स वैसे भी दी जाती है, जिससे जो ब्लड की जो थिनिंग हो जाती है कि वो ज्यादा क्लॉटिंग ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा हम ये देख रहे हैं कि क्लॉटिंग ना हो और खास करके स्टेंट की ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी जो दवाइयां प्रिस्क्राइब्ड है उसको आप जरूरी लें। जैसे नॉर्मली हम 2 दवाइयां देते हैं, एक एंटी प्लेटलेट होती है और दूसरे एस्पिरिन होती है। तो दोनों की जो कंबाइंड पावर है वो ब्लड को थोड़ा थिन रखती है और वो बैड इफेक्ट से बचा सकती है आपको। तो ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चा है, 26 साल के युवा लोग कई बार लापरवाही कर जाते हैं, वो इस टाइम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
उनको पूरी दवाइयां अपनी लेनी चाहिए, और अगर जो कोई शक शुबा हो तो अपना कार्डियोलॉजिस्ट जिसने वो स्टेंट लगाया है उनसे संपर्क कर लें, क्योंकि अगर जो कोई स्पेशल सिचुएशन होती है तो वो ये फॉलो अप होना ही चाहिए। जी। दूसरे कॉलर हैं जयपुर से राजीव, पूछिए सवाल अपना। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अपने देश में गरीब लोग हैं जी, और उनके पास जो ये टेस्ट कराने का या हॉस्पिटलाइजेशन का ये सब फैसिलिटी नहीं रहता, तो उनके लिए बेसिक मेडिसिन और घर में करने के उपाय ऐसे बताइए जिससे वो उनको सीवियर होने से थोड़ा बच सके। डॉक्टर राणा, कुछ ऐसी जेनेरिक दवाइयां अब क्या सजेस्ट कर सकते हैं जो लोग घर पे हैं और हल्की बीमारी, जाहिर है कि अस्पताल जाने की अगर उनको जरूरत नहीं है तो क्या दवाइयां घर पे ले सकते हैं? क्या कह रहे हैं, कोविड से बचने के लिए, कोविड होने के बाद अगर वो कोविड पॉजिटिव है और जैसे इनको नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं सर्दी जुकाम बुखार का, तो कोविड पॉजिटिव वो सर्दी जुकाम की जो आम दवाइयां होती हैं जैसे पैरासीटामोल लेते हैं या कोई एंटी स्टिमुलेंट्स लेते हैं, वो लेते रहें और अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर देखते रहें। ये सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन में तकलीफ नहीं है, और वो नॉर्मल लोग हैं, कोई बीमारी नहीं खास, या 60 ईयर से ज्यादा बूढ़े नहीं है, या कोई किडनी की बीमारी या हार्ट की बीमारी नहीं है, तो घर पे आइसोलेट कर सकते हैं। और यदि ये लोग थोड़े बुजुर्ग हैं या इनको किडनी की, हार्ट की, लिवर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, कोई ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, तो आजकल उनके लिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं वो दी जा सकती हैं। डॉक्टर अपने आप डिसाइड करेंगे, वो ले लेनी चाहिए। ये राजस्थान से बोल रहे हैं, राजस्थान में तो काफी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिन लोगों को चाहिए होती है, वो हालांकि एक पेशेंट के लिए 60,000 रुपये की कॉस्ट पड़ती है, वो वहाँ फ्री देती है राजस्थान गवर्नमेंट। तो मैं घर में कुछ, घर में तो बस वही जो लोग आम करते हैं वही करना है। जी जी, काफी वो 90% चांस है घर में। जी, काफी सारे हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं। एक और कॉलर हैं इस समय ग्वालियर से, दयाराम जी, पूछिए सवाल अपना। हेलो जी दयाराम जी, हम आपको सुन सकते हैं, आप अपने सवाल पूछिए। हाँ, मैंने ये कहा था मैडम कि जो हार्ट पेशेंट है वाले हैं तो इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे चल रहा सिलसिला, बताते हैं कि हार्ट वाले इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। आप हार्ट पेशेंट हैं और आप क्या पूछ रहे हैं कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, या वैक्सीन ले चुके हैं? नहीं, मैं तो ले चुका, मैं तो बीपी का और, लेकिन अदरवाइज मेरे और रिलेशन में वो हार्ट वाले हैं, तो कई ऐसी बातचीत चल रही है कि हार्ट वाले नहीं ले सकते इंजेक्शन, तो क्या ये सही है कि सर गलत है? हार्ट पेशेंट अगर है तो डॉक्टर त्रेहान आप ये इंजेक्शन मतलब वैक्सीन ले चुके हैं? जी बताइए। ये बात बिल्कुल गलत है। हम तो जो हार्ट वाले पेशेंट्स हैं उनको और भी ज्यादा रेकमेंड करते हैं कि अपनी वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत डबल है। तो इसीलिए ये आपको सोचना है कि ऐसी अफवाहें जो उड़ती हैं उस पर कोई आप ध्यान मत दें। डॉक्टर्स ने, हमने बार बार ये स्पष्ट किया है कि जिसको कोई हार्ट की बीमारी है उसको तो बहुत जरूरी दोनों डोज लेनी चाहिए। तो जिनको हार्ट की बीमारी है या जिनको कोई और बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है, अपनी डॉक्टर से सलाह लें आप। और अगर आपको बीमारी है तो फिर आपको जरूरी है कि आप सुरक्षित रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें वैक्सीनेशन के जरिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। इस समय हमारे पास इतना ही वक्त है। तमाम लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इस नए वेरिएंट को लेकर भी और कोविड को लेकर कि किस तरह के प्रिकॉशंस अब हम लें दोबारा से जब ये संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है।